हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। दिल्ली एनसीआर में वायरल बहुत फैल रहा है एंड प्रॉब्लम ये है कि बच्चों में ये वायरल हाई फीवर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। नाउ बच्चों के केस में जब हाई फीवर आता है तो वो एक स्टेट ऑफ पैनिक क्रिएट करता है पेरेंट्स के लिए भी, और बच्चों के लिए भी उस हाई फीवर को हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते जैसे बड़े करते हैं। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, क्या सपोर्टिव केयर देना है, उस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि मेरा अभी फ्रेश एक्सपीरियंस है जहाँ ये वायरल फीवर से मेरे दोनों बच्चे गुजरे हैं, एक 9 मंथ की डॉटर और एक 5 ईयर ओल्ड बॉय, बट दोनों की बॉडीज़ ने इस फीवर पे अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बच्चे को हाई फीवर आता है तो आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, बिकॉज ये हाई फीवर नॉर्मली वायरल के केस में आता है, बट किसी किसी केसेस में ये डेंगू या फिर कोविड का फॉर्म भी हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। नाउ इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि आपके डॉक्टर उस टाइम पे लोकली बहुत सारे बच्चों को देख रहे होंगे तो उन्हें एक आइडिया होता है कि उस एरिया में टिपिकल फीवर का ट्रेंड क्या चल रहा है। दैट अलॉन्ग विद एक फिजिकल चेकअप डॉक्टर को एक असेसमेंट दे देता है कि क्या ये वायरल की तरफ का हाई फीवर दिख रहा है या फिर ये कुछ और हो सकता है, बिकॉज डेंगू भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ना नॉर्मली हाई फीवर में भी डॉक्टर्स 48 to 72 आवर्स वेट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वायरल की वजह से जो हाई फीवर आता है वो इतने टाइम में सबसाइड हो जाता है। बट अगर 48 to 72 आवर्स के बाद भी हाई फीवर नहीं टूटता है तब जाके ब्लड टेस्ट या फिर फर्दर असेसमेंट होता है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसका इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। नाउ जब हमारे घर में ये वायरल आया तो मेरी डॉटर को ये स्टार्ट हुआ सीधा हाई फीवर से। उसको कोई और सिम्टम नहीं था, एक आई उसकी थोड़ी वाटरी हो रही थी, उसमें ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा था और उसके साथ साथ उसको एक हाई फीवर आ रहा था। बट मेरे बेटे को सिम्टम स्टार्ट हुए कफ से, उसको नॉर्मल कफ हो रही थी बट कोई हाई फीवर नहीं आ रहा था। रात के टाइम उसकी बॉडी हल्की गर्म होती थी 99 के आसपास, बट कोई और सिम्टम नहीं था। तो पहले बात करते हैं मेरी डॉटर की, क्योंकि वो एक छोटी बेबी है और 1 ईयर से छोटे बच्चों को एज इट इज़ हाई फीवर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो जब फर्स्ट टाइम उसको हाई फीवर आया तो हमने इमिजिएटली उसको जो फीवर रिड्यूसर ड्रॉप्स होते हैं वो हमने दिए। आपके डॉक्टर्स ने आपको वैक्सीनेशन के टाइम पे प्रिस्क्राइब किए होंगे। बेबी के वेट के अकॉर्डिंगली इन ड्रॉप्स की जो डोसेज होती है वो चेंज हो जाती है, तो हमने वो बेबी को दे दिया। हाउएवर आफ्टर 3 to 4 आवर्स वो फीवर वापस आने लगा, हमें उसकी बॉडी काफ़ी गर्म लगने लग गई। तो हमें लगा कि ये सही टाइम है कि हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, बिकॉज और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। ना जब दोपहर को उसको फर्स्ट टाइम फीवर आया था तो वो 101.7 के आसपास था। हमने डिजिटल थर्मामीटर यूज़ किया था फोरहेड रीडिंग लेने के लिए। ना डिजिटल थर्मामीटर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है। एक्यूरेट रीडिंग जो होती है वो आर्म पिट के नीचे या फिर रेक्टम की रीडिंग होती है, जो दोनों ही बेबीज़ के केस में काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए डिजिटल थर्मामीटर आप अपने पास हैंडी रखो, क्योंकि वो एक आइडिया दे देता है कि हाई फीवर कितना तक जा रहा है। डॉक्टर्स उसके अकॉर्डिंगली उसे प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस आपको भी बेबी की बॉडी टच करके पता चल जाएगा कि फीवर की इंटेंसिटी क्या है। तो सेकेंड टाइम जैसे ही फीवर आ रहा था, अराउंड 4 to 6 आवर्स थे, लकीली शाम का टाइम था, हम उसे इमीडिएटली उसके पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए। डॉक्टर ने जब उन्हें उसे फिजिकली भी चेक किया तो उनका असेसमेंट था कि मोस्ट लाइकली ये वायरल फीवर लग रहा है। वायरल में हाई फीवर 2 to 3 डेज इस तरीके से बिहेव करता है कि एवरी 4 to 6 आवर्स फीवर हाई जाएगा। आप फीवर रिड्यूसर ड्रॉप्स दोगे, फीवर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, बट वो वापस बाउंस बैक करेगा और एक बार फीवर काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने हमें मेंटली प्रिपेयर किया, विच वॉज अ गुड थिंग, बिकॉज दैट नाइट टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। उसी रात को उसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो एक्सट्रीम जा रहा था। आई थिंक उसको अराउंड 103-103.5 के आसपास फीवर रात को हो रहा होगा। तो इस सिचुएशन में आप फीवर रिड्यूसर ड्रॉप्स को बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो। फीवर रिड्यूसर ड्रॉप्स एक्चुअली एवरी 6 आवर्स रिपीट होते हैं, वो भी SOS बेसिस पे अगर फीवर 100 से ऊपर है तो। अदरवाइज डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप ये ड्रॉप्स नहीं दो। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का। बहुत लोग फीवर के टाइम पे ये गलती करते हैं कि वो बच्चे को और ज़्यादा ढकते हैं, ये सोच के कि उसको कपकपी या ठंड लग रही होगी। बच्चे को अगर कपकपी हो रही है तो वो आपको बच्चे को देख के पता चल जाएगा।
आपको इस टाइम पे एक्चुअल में उसको अनरैप करना है ताकि उसकी बॉडी की जो एक्सेस हीट है वो निकल सके, और उसको स्पॉन्ज देना है। स्पेशली 3 एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको अच्छे से स्पॉन्ज करना है। पहला है माथा, दूसरा है आर्मपिट्स के नीचे का एरिया, और तीसरा है जो बच्चे का पेल्विक एरिया होता है। इन 3 जगहों पे आप एक टॉवल लीजिए, आप हल्का गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी ले लीजिए। अगर गर्मी का टाइम है, सर्दियों का टाइम है तो आप हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें टॉवल को निचोड़िए और इन 3 जगहों पे ज़रूर स्पॉन्ज कीजिए, जिससे कि बॉडी की हीट निकलेगी। जो बाकी का एरिया है बॉडी का, स्पेशली जो बेबी का कोर है, लेग्स है, उस एरिया को आप क्लीन कर सकते हैं स्पॉन्ज से, दैट शुड बी गुड इनफ। बट इन 3 जगहों पे आप पट्टियों को चेंज करते रहिए और आप देखिए बहुत ही जल्दी फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट फीवर रिड्यूसर ड्रॉप से भी ज़्यादा जल्दी आपको स्पॉन्ज से फर्क पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें आप हाई फीवर में कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ध्यान रखना है बच्चे की फीडिंग का, यानी कि हाइड्रेशन का। इस टाइम पे बच्चे को सॉलिड्स देने की कोशिश मत कीजिए, फोर्स फीड बिल्कुल मत कीजिए। इनफैक्ट जो बच्चे की मिल्क क्वांटिटी है उसको भी थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए। हर कुछ घंटों के बाद उसको छोटा छोटा फीड कराते रहिए ताकि बॉडी को कॉन्स्टेंटली हाइड्रेशन मिल सके। दैट इज़ द की इन फीवर। अगर आपके बच्चे बड़े भी हैं तो भी फीवर के टाइम में उनकी डाइट को लिक्विड डाइट पे चेंज कर दीजिए, बिकॉज द मोर द हाइड्रेशन द फास्टर द रिकवरी। थैंकफुली हमारे केस में मेरी डॉटर ने फीडिंग नहीं छोड़ा, विच वॉज अ गुड थिंग। अगर बच्चा फीडिंग छोड़ देता है, अगर उसका यूरिन कम आना शुरू हो जाता है, अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा ड्राउजी है, लिथार्जिक है, तो आपको इमिजिएटली अपने डॉक्टर के पास वापस जाना चाहिए। जब मेरी डॉटर को इतना ज़्यादा फीवर आ रहा था तो वो डेफिनेटली काफ़ी लिथार्जिक हो रही थी और उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उठने की। हाउएवर फीडिंग की वजह से थोड़ा सा एनवायरनमेंट को लाइट करके, फैमिली को इन्वॉल्व करके आपको थोड़ा सा उन्हें वापस एक्टिव करने की ज़रूरत है। थोड़ा पुश देने से वो वापस एक्टिव होंगे, एंगेज होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके एक्टिविटी लेवल ठीक है। आप बच्चे की ब्रीदिंग को ट्रैक कीजिए। बच्चे के पेट से आपको उसके ब्रीदिंग पैटर्न का पता चल जाएगा। नॉर्मली बच्चों का जो ब्रेथ रेट होता है वो एनीवेयर बिटवीन 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट होता है, और आप देख सकते हैं पेट के थ्रू कि बच्चे को सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है या नहीं। बच्चे की बॉडी ब्लू पड़ रही है, पर्पल पड़ रही है, बच्चे की स्किन पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो ये भी SOS साइंस हैं जहां हाई फीवर में आपको बच्चे को इमिजिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो इस तरीके से 2 दिन तक मेरी डॉटर का हाई फीवर एवरी 4 to 6 आवर्स आता रहा। उसकी बॉडी तपती रही और हम स्पॉन्ज करते रहे, रिड्यूसर ड्रॉप्स देते रहे, एंड फाइनली 2.5 डेज के बाद उसका फीवर टूट गया। नाउ आफ्टर रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी वीकनेस आ जाती है, तो बिल्कुल रश मत कीजिए टू गिव नॉर्मल फूड्स, या फिर बेबी इस टाइम पे क्यों नहीं खा रहा है। आप अपना फोकस हाइड्रेशन पे ही रखिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर बेबी मिल्क ले रहा है तो मिल्क लो, अदरवाइज डिपेंडिंग ऑन बेबीज़ एज आप दूसरे हाइड्रेशन के टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे नारियल पानी जो होता है वो फीवर के टाइम पे बहुत ही अच्छा रहता है। आप थोड़ा बहुत सिप्स ऑफ नॉर्मल वाटर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद दे सकते हो, बिकॉज बॉडी अंदर से ड्राई हो रही होती है, तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है। अगर बच्चे को फीवर के साथ बाकी कोई सिम्टम्स भी स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कोल्ड स्टार्ट हो गया है या कफ स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उसका सिम्टोमेटिक केयर भी साथ में इमिजिएटली स्टार्ट कर दीजिए। आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, जैसे सरसों के तेल की रेमेडी, या होममेड आप विक्स बना सकते हैं, या फिर जैफल जो है वो पैरों के नीचे लगा सकते हैं। नेबुलाइजेशन टाइम पे स्टार्ट कर दीजिए। बहुत लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि नेबुलाइजेशन जो है वो सही नहीं है बच्चों के लिए, हम उसके थ्रू कोई ड्रग दे रहे हैं बच्चे को, बट ऐसा नहीं है। आप सिंपल सलाइन नेबुलाइजेशन स्टार्ट कीजिए, जिससे का बच्चे का नोज और जो उसके लंग्स हैं वो खुले रहेंगे, जिसकी वजह से उसकी फीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन ये सारा सिम्टोमेटिक केयर आप इसलिए कर रहे हो ताकि बच्चा फीड प्रॉपरली कर सके, बिकॉज अगर वो फीड करेगा तो बॉडी जो है वो वायरल को फाइट कर पाएगी। तो इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। इस तरीके से हमने अपने बेबी का हाई फीवर हैंडल किया, एंड लकीली वी आर आउट ऑफ इट। ऑब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस बहुत स्कैरी था, बट बिकॉज वी वर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आवर डॉक्टर राइट फ्रॉम द स्टार्ट, इट रियली हेल्प। कुछ भी चेंज हो रहा था तो हम डॉक्टर से पूछ रहे थे, एंड डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ही हम वर्क कर रहे थे। आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर बेबीज़ में 100 से ऊपर फीवर जाता है तो आप होम रेमेडीज़ नहीं करें, आप पहले डॉक्टर का एडवाइस लें, और उसके साथ साथ आप जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। मैंने अपने चैनल पे अलग वीडियो भी किया हुआ है कि बड़े बच्चों के लिए आप फीवर के टाइम पे कैसे उनकी केयर कर सकते हैं, कैसे उन्हें हैंडल कर सकते हैं, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो कॉमेंट में ज़रूर मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके बच्चे और आप लोग सब सेफ रहे।
रहें, हेल्दी रहें।